चैप्टर 6 18वीं मंजिल का बुलावा। शमशान की वो जलती हुई राख अब ईशान के फेफड़ों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसकी पुरानी बुलेट दिल्ली की उन सुनसान गलियों से गुजर रही थी जहां आज सन्नाटा भी किसी की मौत का मातम मना रहा था। सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइटें ऐसे झपक रही थीं जैसे कोई अदृश्य रूह उनके स्विच से खेल रही हो। ईशान के दिमाग में तांत्रिक बाबा भैरव के वो आखिरी शब्द किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। देख मूर्ख, अब तू न जिंदा में है न मुर्दों में। तेरी मौत की मुहर जाग चुकी है और कालदंश को खून का स्वाद लग गया है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि पीछे की सीट पर सिर्फ सुमित का अधमरा शरीर नहीं है, बल्कि कोई और भी बैठा है, ठंडा, भारी और बिल्कुल खामोश। सुमित का शरीर बर्फ की सिली जैसा ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसों से सड़े हुए मांस की सड़ांध आ रही थी। ईशान की अपनी हथेली, जिसे उसने कालदंश की धार पर फेरा था, अब पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। खून जम चुका था, पर उस जख्म से अब भी नीली रोशनी की हल्की सी लकीरें किसी बिजली के तार की तरह दौड़ रही थीं। घर की दहलीज और मौत का पहला संकेत। जैसे ही ईशान ने मजनू का टीला वाली अपनी उस पुरानी गली में बाइक रोकी और सुमित को सहारा देकर नीचे उतारा, उसकी नजर दरवाजे पर रखे तुलसी के पौधे पर पड़ी। कल शाम तक जो पौधा हरा भरा और पवित्र था, आज वह पूरी तरह काला पड़कर राख की तरह झड़ चुका था। गमले की मिट्टी से अजीब सी पीली झाग निकल रही थी, जैसे किसी ने वहां जहर बो दिया हो। तुलसी का सूखना, साला इसका मतलब है कि वो साया अब मेरे घर की चौखट लंघ चुका है। ईशान ने गुस्से और डर के मारे दांत पीसते हुए बुदबुदाया। उसने सुमित को किसी तरह घसीटते हुए अंदर सोफे पर पटका। घर के अंदर का तापमान अचानक ऐसे गिर गया जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा खुल गया हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अपने आप टेढ़ी होने लगी। ईशान ने आईने की तरफ देखा और उसकी चीख अंदर ही दब गई। उसकी आंखों की पुतलियां अब भी मटमैली सलिटी ग्रे थीं और उनमें कोई इंसानियत नहीं बची थी। जैसे ही उसने अपनी पसीने और खून से सनी शर्ट उतारी, उसके दाहिने कंधे पर वो भयानक निशान उभर आया। यह कोई साधारण चोट नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन तंत्र मंत्र से उकेरा गया एक काला सांचा था जो अब ईशान के मांस के अंदर किसी दूसरे दिल की तरह धड़क रहा था। सुमित का डरावना रूप और 18वीं मंजिल का पैगाम। अचानक सोफे पर पड़े सुमित का शरीर अकड़ने लगा। उसकी हड्डियां ऐसे चटकने लगी जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो, चट चट कड़क। सुमित की आंखें ऊपर की तरफ खींच गईं और उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा खून टपकने लगा। सुमित, ओए सुमित, होश में आ भाई। ईशान उसे पागलों की तरह झकझोरने लगा, पर सुमित का जवाब सुमित का नहीं था। उसके गले से जो आवाज निकली वह किसी पुरानी कब्र के अंदर से आने वाली गूंज जैसी भारी और डरावनी थी। ईशान, कालदंश की प्यास अभी बुझी नहीं है। वो तेरा इंतजार कर रहे हैं, जहां रोशनी दम तोड़ती है और जहां 18वीं मंजिल का फर्श शुरू होता है। लिफ्ट वहीं रुकेगी, सदांत तुझे रास्ता दिखाएगी और मौत तुझे मंजिल। कहते ही सुमित का शरीर वापस ढीला पड़ गया, पर उसके चेहरे पर अब एक डरावनी और शैतानी मुस्कान जम गई थी। पूरे घर की बिजली एक झटके में गुल हो गई। अंधेरे के उस सन्नाटे में खिड़की के कांच के पार ईशान को वही सफेद साया माया दिखाई दिया। उसकी लंबी और पीली उंगली ऊपर की तरफ इशारा कर रही थी, उस ऊंची और मनहूस बिल्डिंग की तरफ जहां ईशान का ऑफिस था। मिशन साया-ए-आजम, विनाश की शुरुआत। ईशान समझ गया कि सुमित की जान बचाना अब उस बिल्डिंग की जड़ों में दफन राज के हाथ में है। उसने अपनी जैकेट के अंदर कालदंश तलवार को छुपाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी छठी इंद्रिय अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। वह दीवारों के पीछे रेंगती रूहों की सरसराहट और उनके रोने की आवाजें साफ साफ सुन पा रहा था। जब वह उस ऑफिस वाली बिल्डिंग के पास पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। पूरी बिल्डिंग को कोहरे के एक ऐसे गुब्बारे ने घेर रखा था जो आम इंसानों को दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड अपनी केबिन में पत्थर का बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। ईशान ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। लिफ्ट के अंदर की आईने वाली दीवारों पर ताजा खून से लिखा था, स्वागत है रूहों के योद्धा। लिफ्ट अपने आप ऊपर की तरफ भागने लगी। मंजिल दिखाने वाला डिस्प्ले लाल रंग में चमकने लगा, 1, 5, 12, 17। और फिर लिफ्ट 18वीं मंजिल पर जाकर ऐसे रुकी जैसे किसी दीवार से टकराए हो। दरवाजा खुलते ही ईशान के सामने एक ऐसा गलियारा था जो अंधेरे में कभी खत्म नहीं होता था। वहां की हवा में लोहे की जंग, पुरानी फाइलों की सड़ांध और साक्षात मौत की महक घुली हुई थी। राधिका की एंट्री और अतीत का खौफ। तभी अंधेरे के एक कोने से एक लड़की बाहर निकली। उसके हाथ में एक टॉर्च और कुछ पुराने दस्तावेज थे।
ये राधिका थी, वही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो इस बिल्डिंग के अर्बन लेजेंड्स पर रिसर्च कर रही थी। अकेले यहां मत जाओ ईशान, राधिका की आवाज में खौफ और चेतावनी दोनों थी। ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये एक जिंदा कब्रगाह है। मैंने वो फाइल ढूंढ ली है जिसका सच तुम्हारा बॉस मिस्टर खन्ना छुपा रहा था। इस बिल्डिंग की नींव में किसी ऐसी रूह को कैद किया गया है जो अब आजाद होना चाहती है। ईशान ने राधिका की आंखों में देखा, माया का इससे क्या लेना देना है। राधिका ने एक पुरानी नक्शे वाली फाइल खोली। माया तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे यहाँ कैद किया गया था। असली विलेन तो वो काला जादूगर है जो रूहों का सौदा करता है, साया आजम। और इस बिल्डिंग की 18वीं मंजिल उसी का अड्डा है। अचानक गलियारे के अंत से एक भारी और मशीनी हंसी गूंजी। मिस्टर खन्ना अंधेरे से बाहर आए, पर उनके चेहरे की खाल लटकी हुई थी और उनके पीछे हजारों काले साए सांपों की तरह रेंग रहे थे। ईशान, तूने कालदंश यहाँ लाकर हमारा काम आसान कर दिया। अब इस 18वीं मंजिल पर रूहों का वो तांडव होगा जिसे ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।